जय हिंद। मैं BBS यादव। आप लोग कैसे हैं? राजनीति इस वक्त शीर्ष पे है। अभी ताज़ा पता लगा कि आप पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और TMC और CPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से हटा दी गई। तो इसको मैं कैसे लूँ? राष्ट्र पार्टी बने या राज्य की पार्टी बने, उस बात से देश के बदलाव की बात नहीं बनती। केजरीवाल ने 10 साल पहले पार्टी गठन किया था, 10-11 साल पहले। उसके बाद एक जो रचना रची थी अन्ना हजारे के साथ, एक जागृति टीवी मीडिया और इन सब के थ्रू फैलाया गया था। तो लोग सोच रहे थे कुछ कि ये बड़े ईमानदार लोग हैं, और RSS का सहयोग था पीछे। और जंतर मंतर पे बहुत से टीवी और इनके पत्रकारों के माध्यम से, जो कि सारा मैनेजमेंट RSS ने ही संभाला था, और ये सब लोग वही लोग थे जो 85% लोगों के खिलाफ हैं, SC ST और OBC और माइनॉरिटी के। लोकपाल का शोर मचाया गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ शोर मचाया गया। तो भ्रष्टाचार तो एक ऐसी चीज़ है, सभी पार्टियों में होती है। आज की डेट में जो भ्रष्टाचार चल रहा है 9-10 साल से, वो उससे भी बहुत ज़्यादा है जो कांग्रेस के टाइम में था। तो जनता असल में जो समझती थी, शहर के लोग जो ज़्यादातर जो है आकर्षित हुए थे, अपर कास्ट के लोग ज़्यादातर थे उसमें, और OBC SC ST के लोग, गांव के लोग, किसान, मजदूर। दिल्ली में तो रहते नहीं सारे। दिल्ली में जंतर मंतर पे जो लोग आते थे, तमाशबीन आते थे, इंडिया गेट में घूमने वाले, एक माहौल बनाया गया। उसमें आप पार्टी का उदय हुआ। आप पार्टी आने के बाद, क्योंकि केजरीवाल बेसिकली एक अपर कास्ट की मेंटलिटी का आदमी है, और वही एक तरह से बीजेपी का ही दूसरा रूप मैं तो समझता हूँ। क्योंकि ये हिंदूवाद को मानने वाले, तीर्थ यात्राएँ कराने वाले, मंडल के खिलाफ बोलने वाले केजरीवाल, इनके साथ जो लोग लगे हुए थे वो भी सब अपर कास्ट के थे। किरण बेदी होगी, प्रोफेसर आनंद कुमार था, और आपका वैसे मैं और लोगों में योगेंद्र यादव भी उसी मेंटलिटी का, और ये सारे के सारे, क्योंकि योगेंद्र यादव कांग्रेस पोषित आदमी रहा है, अच्छा पत्रकार रहा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट रहा है बहुत अच्छा, लेकिन उससे ये मतलब नहीं होता कि भाई वो नेता अच्छा है। और आपका प्रशांत भूषण और शांति भूषण, ये उसी ट्रेंड के ही ये सब आदमी हैं, अपर कास्ट के आदमी हैं। उसमें समाज का जो मेन हिस्सा था वो नहीं जुड़ा था। चलिए ये बात पीछे रखते हैं, अब ताज़ा स्थिति पे चर्चा करते हैं। आज की डेट में बीजेपी से ये सब लोग परेशान हैं, अपोजिशन वाले। उसमें 19 पार्टियां हैं। उसमें ताज़ा बयान शरद पवार का आया है कि भाई अडानी जो है वो व्यापारी है, उसका इतना कसूर नहीं है। मतलब अडानी की साइड ली है शरद पवार ने। शरद पवार नरसिम्हा राव के टाइम में भी एक ऐसा आदमी रहा है कि नरसिम्हा राव और उनकी टशल, और ND तिवारी होते थे कि उनकी टशल आपस में थी। तो ये सब PM बनना चाहते थे। नरसिम्हा राव ने इनको ठिकाने में लगा दिया। वोरा कमेटी की एक रिपोर्ट, एक वोरा कमीशन बिठा दी थी, वोरा कमेटी। उसमें जो है खुलासा हो गया था शरद पवार के भ्रष्टाचार का। तो शरद पवार रक्षा मंत्रालय छोड़ के भाई साहब चले गए थे महाराष्ट्र की तरफ। तो राष्ट्रीय पार्टी अपनी इन्होंने बना ली थी अपनी। ND तिवारी ने भी एक अपनी अलग कांग्रेस बना ली थी। नरसिम्हा राव को ही छोड़ के चले गए थे। नरसिम्हा राव एक बहुत सुलझे हुए नेता थे। उन्होंने
लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना के सारी बाहर की कंपनियां और ये सब जो है भारत को उन्नत करने के लिए बहुत कुछ किया। कुछ गलत काम भी हुए, लेकिन एक नया उदय हुआ भारत में बाहर की कंपनियों का, और ओपन हो गया इंडिया में सब कुछ, और कुछ वर्चस्व जो था यहीं के लोगों का जिससे उन्नति नहीं हो पा रही थी वो सारा खुल गया। तो शरद पवार उस टाइम गायब हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनू के मतलब जो आगे महाराष्ट्र में राजनीति करते रहे। कुछ इलाकों में उनका वर्चस्व है महाराष्ट्र में, और सेकुलर तो हैं क्योंकि कांग्रेस ही रहे हैं पहले पुराने। तो अभी ताज़ा बयान और पैसे वालों के नज़दीक रहे हैं शुरू से उसकी नेचर है। तो अभी ताज़ा बयान में उसने जो बोला है कि भाई अडानी का कसूर नहीं है, और एक बात और भी बोली है कि भाई प्रधानमंत्री की डिग्री वगैरह की जो चर्चा हो रही है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेन जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। तो बयान तो देखो जी नेताओं के आते रहते हैं। इससे लग रहा है कि शरद पवार का खिसकना जो है बीजेपी की तरफ हो सकता है। हमेशा ही अल्टा पल्टी करते रहते हैं नीतीश कुमार की तरह ही। तो स्थिति अब यहाँ है। अब ताज़ा इलेक्शन कर्नाटक के हैं, कर्नाटक में कांग्रेस के आने के चांसेस बता रहे हैं लोग, और बीजेपी को वहाँ खतरा है। बीजेपी ने 9 साल राज कर लिया मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में। तो प्रधानमंत्री मोदी रहे 9 साल, अब उसमें क्या बना है क्या नहीं बना। रोडों की हालत ठीक हुई है, और महंगाई बहुत बढ़ी है, और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अडानी वाला केस जो है एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का केस है, लेकिन चर्चा नहीं है क्योंकि सारी सरकारी एजेंसियां नतमस्तक हैं सरकार के आगे, और सभी संस्थाओं को दबाया गया है। तो वो सारी चीज़ें ये कहते हैं। वैसे तो कांग्रेस के टाइम में भी यही हाल था। जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से चलाता है और अपने हिसाब से दबाता है सब चीज़ों को, और अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है। लेकिन उस वक्त जो है मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में इतनी मतलब यह कंट्रोल मनमोहन सिंह के हाथ में नहीं था। 10 जनपद के हाथ में था सारा कंट्रोल, और बहुत सी चीज़ें बदली हैं। सभी जो है जितने छोटे छोटे दल हैं, बीजेपी चाहती है कि ये आगे ना आ पाएँ, तो जगह जगह उन पर केस बन रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहला जो भगने वाला आदमी मुझे लगता है वो शरद पवार है। और कांग्रेस और ये सारी सभी के अपने मन में बात है कि भाई प्रधानमंत्री हम बने। जैसे आप वाला अलग सोच रहे हैं, नीतीश कुमार अलग सोच रहे हैं, ममता बनर्जी भी सोच रही थी, और कांग्रेस तो सोचती है कि भाई प्रधानमंत्री कांग्रेस का होना चाहिए। तो देखते हैं आगे ये सब चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि देश तो खतरे में है। अभी गृह मंत्री ने जाके वहाँ अरुणाचल प्रदेश में जाके दौरा किया है, और ये भी कहा है कि भाई आखिरी गांव अरुणाचल प्रदेश का पहला गांव माना जाएगा, जिसमें चाइना ने कड़ा एतराज़ किया है। और ये सब बातें अगर 9 साल पहले संभाली होती, आपके चाइना ने अपना एक क्षेत्र बताया और उसका नाम भी बताया है कुछ कि भाई हमारा अरुणाचल प्रदेश का नाम ये है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, ये तो सबको पता है। लेकिन कमज़ोर सरकार होने की वजह से चाइना हावी रहा है, शुरू से ही नेहरू के टाइम में हावी रहा है, और अब भी बहुत हावी रहा है। डोकलाम वगैरह में काफ़ी कुछ झगड़े वगड़े पीछे फौजियों के साथ भी मार पिटाई हुई है। कुछ हमारे फौजियों को घायल भी किया हुआ है, कुछ 16 फौजी हमारे मारे भी गए थे, और सरकार ने कोई डिसीजन या कोई वो चीज़ नहीं ली थी जिससे कि सख्ती की जा सके, क्योंकि चाइना मजबूत कंट्री है और उसकी आदत है इधर उधर घुसने की। तो भारत में वो सारी घटना चक्र देख ही रहा है कि भाई किस तरह से भारत चल रहा है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए चाइना एक्शन लेता ही है। उसको तो पता ही है कि भाई यहाँ जो भी सरकार है, गरीब देश है, यहाँ पहले तो बहुत ही भूखमरी का हिसाब बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश भी ज़्यादा उन्नत हो गया है भारत से। तो बहुत सी चीज़ें, और हैप्पीनेस के इंडेक्स में भी बहुत पीछे है पाकिस्तान भी आ गया है हैप्पीनेस के इंडेक्स में,
और भुखमरी के इंडेक्स में तो बहुत पीछे है ही है। और मतलब मुझे लगता है कि 192 नंबर पे है, यानी कितने नंबर पे है जो है पिछड़ेपन में भारत। तो वो सारे डेटा आते रहते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो यहाँ तो एक चीज़ और हो गई है कि सरकार की निरंकुशता इस मामले में बढ़ रही है कि सेकुलरिज्म को खतरा है, संविधान को खतरा है। तो ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बीजेपी को अगर शासन करना है तो सब चीज़ों को नए सिरे से लेना पड़ेगा। और सभी दल भ्रष्ट हैं, जितने भी हैं, ज़्यादातर राज करने वाले दल हैं वो नेतृत्व इसलिए करते हैं कि उन्हें सत्ता मिल जाए। जो राजाओं वाला मामला था वही मामला पार्टियों का है। वो लोग सत्ता गेन करना चाहते हैं, उसके बाद सुख भोगना चाहते हैं, फिर परिवार को पालना चाहते हैं। तो वो लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसी बातें तो है नहीं। अब तो जनता को, मुझे लगता है कि जन क्रांति इस देश में होती नहीं है। जन क्रांति 1970 में जब हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, उसके बाद से जन क्रांति नहीं हुई है। और जन क्रांति का इंतज़ार है। निर्भया वाले केस में या किसी के केस में कुछ यूथ इकट्ठी हो जाती है, शोर शराबा होता है। और लेकिन किसानों वाला मामला था, उसमें भी किसानों ने बहुत अच्छा विरोध किया और सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन कोरोना जब आया तो जितने भी करोड़ों लाखों मजदूर थे वो लोग क्रांति करने के बजाय घरों की तरफ दौड़ लिए और सरकार जो है खामोश रही। सारे मंदिर मस्जिदों में ताले लग गए, सरकारी हॉस्पिटलों में बेकार हो गया सब मामला। सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, दवाइयों की बड़ी दिक्कत हुई, इंजेक्शन वगैरह के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य सेवाएँ चरमरा गई थी, बहुत लोगों की मौत हुई है और किस तरह से लाशें जली हैं सब नहीं देखा है। नदियों में शव फेंक दिए गए और सब सारी चीज़ें संभाली नहीं गई। जितने भी पॉलिटिशियन जो है शासक बनते हैं, जनता के सेवक बनते हैं, ये सब गायब थे और सब तरह से मामला ख़राब था। तो कितनी सारी चीज़ें बदलनी है। बेरोज़गारी है और आपकी महंगाई है, भ्रष्टाचार तो एक्सट्रीम हो चुका है इस टाइम। और नीतियाँ जो बनाती है सरकार वो अपने हिसाब से बनाती है क्योंकि बहुमत में सरकार है। और इस पर भी कोई अंकुश होना चाहिए कि भाई ऐसा है कि जब आप संभाल नहीं पा रहे हो तो रिज़ाइन दो। लाल बहादुर शास्त्री ने तो रेल दुर्घटना में ही दे दिया था रिज़ाइन। तो ऐसे लोग, ऐसे नेता आप कहाँ से लाएंगे। अब कोशिश जारी है, जनता जागे और जो है ठीक सरकार बनाए। यही हमारी जो है तमन्ना है कि ये भारत उन्नति करे, लोग जागें, ठीक सरकारें चुनी जाएं, ऊंच नीच का भेद खत्म हो, भगत सिंह का सपना पूरा हो, सब लोगों पे बराबर धन संपत्ति आए, शिक्षा सबकी बराबर हो, स्वास्थ्य सेवाएं बराबर हो, हर इंसान को उसका हक मिले, ऐसा भारत हम मांगते हैं। पूरे देश का भला हो और सरकार ऐसी हो जो हर इंसान को अपना मान के ये माने कि सबकी सुविधाएं बराबर हों और सबको सुविधाएं दी जाएं। दूर खड़े हुए आखिरी आदमी तक हर सुविधा पहुंचे, यही एक सपना होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।